का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आंखों बहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। गर्मा धान की फसल में रोग प्रबंधन, दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या एवं निदान पर जानकारी, किसान भाइयों, आज विश्व पृथ्वी दिवस है। आज ही के दिन 22 अप्रैल 1970 को पहली बार यूनेस्को के अगुवाई में अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को में एक पहल शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रत्येक मनुष्य को धरती की बढ़ती तापमान एवं प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराना था। और इस मुहिम में लगभग विश्व के सभी देश आज के दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अभी तक कितने लोग जानते हैं इस समस्या को। आज मानव अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु दिनों दिन प्रकृति धरोहरों, जंगलों, पर्वत, पहाड़ों, नदियां, उपजाऊ जमीन का लगातार दोहन कर रहा है। इतना जानते हुए कि उपरोक्त समस्याओं के चलते उनकी अपनी धरा नष्ट हो रही है। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सुखाड़, कहीं भूकंप है तो कहीं ज्वालामुखी। इन सब के बावजूद मनुष्य आंखों पर पट्टी बांधकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता जा रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। किसान भाइयों, मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि अब भी कुछ नहीं बचा। पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतु इसका किराएदार है और हमारा फर्ज भी बनता है किराए के तौर पर हम आने वाली पीढ़ी को साफ, स्वच्छ एवं स्वस्थ पृथ्वी सौंपे। अभी भी बहुत समय है। हम सभी पृथ्वीवासी को कुछ करने के लिए सभी को प्रण लेकर इस दायित्व को ईमानदारी पूर्वक करना होगा, जिसमें जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाएं, नदियों एवं पहाड़ों का लगातार हो रहा क्षरण को रोकें, हानिकारक रसायनों की फैक्ट्रियों के खिलाफ मुहिम शुरू करें और भूमि एवं पानी के हर एक बूंद के महत्व को समझें। और हम किसान भाई रासायनिक खेती की जगह कार्बनिक खेती करें। और अगर हम सभी मुख्य बिंदुओं को तहे दिल से करते हैं तो हम आने वाले कल के लिए अपनी उपजाऊ धरती और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। कृषक बंधुओं, सन 1970 में इस प्रकृति को स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमने प्रतिज्ञा लिया था, जिससे आने वाले पीढ़ी को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। परंतु वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग नामक शब्द संपूर्ण विश्व के सामने एक विकट समस्या बन चुकी है। इसी के अंतर्गत ग्लेशियर में बर्फ का पिघलना, समुद्र तल का जल स्तर ऊपर उठना, वातावरण का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ना और ये सारी कठिन चुनौतियां सूरसा की भांति मुंह खोले अपनी धरा को निगलने हेतु खड़ा है। अतः हमें यह सोचने हेतु बाध्य करता है कि अब किस प्रकार इस पृथ्वी को बचाया जाए। साथ ही मृदा में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से खेत तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही साथ मनुष्य का स्वास्थ्य एवं संपूर्ण वातावरण भी दूषित हो रहा है। अतः उपरोक्त बताई गई तथ्यों के आलोक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि एक बड़ी समस्या बन चुकी है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 7.35 अरब के करीब पहुंच चुकी है, जिसके अंदर भारत की जनसंख्या 1.22 अरब हो चुकी है। अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व की 17% आबादी अपने देश में निवास करती है। विश्व का 50% भूभाग वर्षा पर आधारित है।
जो सबसे ज्यादा खतरे में है। भारत के पश्चिमी भाग में 2.34 मिलियन वर्ग किलोमीटर वनोस्थल है। साथ ही वनों का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। वस्तुतः वर्तमान में देश में 22.8% वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ष भूमि जल का स्तर 10 सेंटीमीटर घटता जा रहा है। एशिया महाद्वीप में भूक्षरण एक विकराल समस्या है। अतः प्रति वर्ष 20 से 30 टन मृदा क्षरण होता है और साथ ही साथ यह जानना आवश्यक है कि 1 इंच भूमि के निर्माण हेतु कम से कम 500 वर्ष का समय लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि देश की 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि समस्या ग्रसित हो चुकी है। ऐसी विकट परिस्थिति में पृथ्वी दिवस के इस मौके पर एक बार पुनः यह प्रश्न उठता है कि जीवनदायिनी धरा को किस प्रकार बचाया जाए, जिससे हमारी मृदा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त हो जाए एवं हमारा उत्पादन भी निरंतर बढ़ता जाए। जिसके तहत सबसे पहले बात आती है भूमि संरक्षण की। इसके लिए सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए मेड़बंदी, बंजरता को रोकने के लिए हरियाली, बढ़ावा देने हेतु हमें बंजर पड़े भूमि पर गहरी जड़ें वाली पौधे को बढ़ावा देना होगा। अंतर्वर्ती और मिश्रित कृषि को अपनाना होगा। ढलान वाले भूमि पर भूमि क्षरण रोकने के लिए सल वृक्षों जैसे जामुन, बेर, बेल, वानिकी वृक्षों इत्यादि को बढ़ावा देना होगा। पठारी क्षेत्रों में कंटूर खेती को बढ़ावा देना होगा। सामाजिक वानिकी के रहस्यों को समझकर इन क्षेत्रों में अपनाने की जरूरत है, जिससे न सिर्फ भूमि संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के साथ साथ वायु शुद्धिकरण भी संभव हो सकेगा। आइए अब बात करते हैं जल संरक्षण की। वर्षा जल आच्छादन को रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण करना चाहिए। ढलवा जमीन किसान भाई यूं ही खाली क्यों छोड़ देते हैं? बेहतर तो यही होगा कि इसमें सीढ़ीदार खेती अपनानी चाहिए। धान की खेती में हल्की नमी पद्धति को अपनाकर जल बचाव करने की परंपरा को अपने रोजमर्रा की कृषि प्रक्रियाओं में अपनाना होगा। रासायनिक उर्वरकों का स्थान पर जैव उर्वरकों जैसे अजोला, हरी खाद, एजोटोबैक्टर इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। जैव कीटनाशी जैसे नीम और करंज युक्त दवा का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके जीवाश्म ईंधनों पर आश्रित न होकर सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। सबसे खास बात तो यह है कि कृषि के बचे अवशिष्ट पदार्थों को यूं ही बेकार समझकर यत्र तत्र बहाकर या फेंक देना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पुनः चक्रण पद्धति के द्वारा वर्मी कंपोस्ट के रूप में प्रयोग कर प्रदूषण को काफी हद तक टाला जा सकता है। और अंत में आइए सब मिलकर यह वादा करें कि हम प्रति व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। रसायनों पर आश्रित न होकर प्रकृति पर भरोसा करें और तभी हम निर्माण कर सकते हैं शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ पर्यावरण का। खाद्यान्न वर्गीय फसलों में धान का प्रमुख स्थान है। गर्मा फसल के रूप में इसकी खेती बहुत से किसान भाई करते हैं, किंतु वह उत्पादन नहीं ले पाते जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। वैसे तो इसके कारण बहुत से हैं, किंतु खेरा रोग प्रमुख है और यह देखने में आता है कि बहुत से किसान भाई इस रोग की सही पहचान नहीं कर पाते हैं तथा कुछ किसान पहचान भी कर लेते हैं तो सही नियंत्रण की जानकारी न होने की दशा में या लापरवाही वश सही नियंत्रण उपायों को नहीं अपना पाते हैं। फलस्वरूप इस रोग का प्रकोप बढ़ता चला जाता है। अंत में किसान भाइयों को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। आइए मिलते हैं ग्राम कुमारीपुर, जिला कटिहार के कृषक मोहम्मद शेख कुदरत से, जो धान की खेती किए हैं और कुछ जानकारी चाह रहे हैं। तो सुनते हैं उनकी जिज्ञासा को। हम लोगों का खेत में जो इस तरह का हो रहा है, ये लक्षण जो है गोल गोल दाना और जो है पत्ता पहले ऊपर से सूखता है, उसके बाद सूखते हुए जो है पूरे खेत में इस तरह पीला होते जा रहा है। और इतना हम लोग खाद देते हैं और कुछ दे रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा। इसमें क्या करना है ईटीविक्स के माध्यम से हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। अतः किसान भाइयों, गर्मा धान की फसल में रोगों का प्रबंधन कैसे करें ताकि रोग मुक्त फसल से आने वाले समय में अधिक पैदावार मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है दुमका झारखंड के आत्मा परियोजना निदेशक देवेश कुमार सिंह को। किसान भाई, अभी कुछ ऐसे प्रक्षेत्र हैं बोरो धान में ब्राउन स्पॉट नामक रोग परिलक्षित हो रहा है। इसका मुख्य लक्षण पत्ती पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और सभी धब्बे
आपस में मिलकर पूरी पत्ती को जला या सुखा देता है। प्रभावित पौधे का टिलरिंग नहीं हो पाता है। सुझाव देना चाहेंगे कि जब पौधे पर छोटे छोटे भूरी चित्ती दिखाई दे तब आप एनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका उपचार करें। इस घोल में आप स्टिकर के रूप में भी या डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करें तो अच्छा है। फिर दोबारा स्प्रे 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप इसको करेंगे। किसान भाई एक चीज और जान लें, जो रोग रोधी किस्में हैं, जो संशोधित बीज है या वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुशंसित बीज है, उस बीज का आप इस्तेमाल करें। थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार करना चाहिए। नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश की संतुलित मात्रा देनी चाहिए। पोटाश देने से पौधों में रोग अवरोधक क्षमता बढ़ती है। नत्रजन वाली खाद का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। धान के फसल में जस्ते की कमी के कारण जो लक्षण दिखते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खैरा रोग के नाम से वो प्रचलित है, इसमें जगह जगह फसल बैठ जाता है। पौध पर पान के पीक के ऐसे कत्थई रंग का धब्बा उभरता है या जो टिलरिंग बनता है, जो ऊपर सीधा होना चाहिए, वह छितरा हुआ नजर आता है। इस तरह का लक्षण यदि आपके खेत में दिखाई देता है, चिलेटेड जिंक या फिर जिंक सल्फेट 5 kg जिंक सल्फेट और फिर 2.5 kg आप चूना, ये दोनों को अलग अलग घोल बना दें। घोल बनाने के बाद जब चूना ठंडा हो जाए तो फिर उसको मिलाकर फिर ये आप 500 लीटर में आप मिलाएंगे जिंक सल्फेट और 500 लीटर में चूना, और दोनों को फिर ठंडा होने के बाद मिलाकर 1 हेक्टेयर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो जिंक में जो कमी है, पौधे को जिंक मिल जाएगा। और नहीं, यदि ये नहीं मिलता तो बाजार में एक जिंक चिलेटेड जिंक के नाम से मिलता है। 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप मिला लें और उसको स्प्रे करें। लेकिन आपके मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण यह बीमारी दिख रहा है, तो आपके खेत तैयारी करने के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के दर से या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप जिंक सल्फेट मिट्टी में उपचारित करके आप खेत तैयारी करें। पौधे की जड़ों को रोपाई के पहले 2% जिंक ऑक्साइड के पानी के घोल में 1 से 2 मिनट के लिए डुबोना चाहिए। तो आपका ये कमी दूर होगा और आपके फसल ये खैरा रोग से प्रभावित नहीं हो। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। राज्य में लगभग सभी किसान से व्यवसाय के अंतर्गत दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन इन पशुओं से सतत उत्पादन लेने में पशुपालकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें बाह्य एवं अंत्य परजीवियों का स्थान प्रमुख है। ये परजीवी पशु के शरीर से चिपककर विभिन्न प्रकार के रोगों को भी फैलाने में सहायक होते हैं, जिससे पशुओं का उत्पादन धीरे धीरे गिरने लगता है, जिससे पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है।
अतः पशुपालक भाइयों, आपके साथ ऐसा न हो, इसलिए आपको चाहिए कि आप इन परजीवी को समय समय पर नष्ट करते रहें। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि पशुपालक ऐसा करते भी हैं, लेकिन तब जब पशु परजीवियों से ग्रसित हो जाता है। फलस्वरूप पशु के उपचार स्वरूप धन के रूप में हानि होती है। साथ ही पशु में कमजोरी के चलते पशुपालकों को कम उत्पादन में ही संतोष करना पड़ता है। अतः पशुपालक भाइयों, आप अपने पशुओं को परजीवियों से कैसे बचाएं, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरुचरण सिंह। दो तरह के ये परजीवी रोग होते हैं पशुओं के अंदर। एक होते हैं बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी, एक्टोपैरासाइट और एंटोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बाहर के हैं, जिनको अपने चिंचड़ भी कह देते हैं, जुएं भी कह देते हैं, ये इस तरह के जो बाहर के पैरासाइट होते हैं, इस गर्मी के मौसम में पशुओं पर बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ज्यादातर इनकी जगह जो है वो या तो थनों के पास है, या जो बाल रहित जगह है या बालों के अंदर भी ये छुपे हुए होते हैं, वहां भी ये जनरली पाए जाते हैं। तो ये बीमारियां फैलाते हैं। ये जो चिंचड़ है, इससे एक खून मूतने की जो बीमारी है वो विशेष तौर से पशुओं में लग जाती है। तो इनको आप समय समय पर जो है हटाते रहें। अगर ये नहीं हट सकते तो इनके लिए मेडिसिन आती है, वो स्प्रे करवाएं या इसके लिए इंजेक्शन लगवाएं, ताकि ये पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट जो खत्म हो जाए। पशुपालक भाइयों, बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए ब्यूटॉक्स नामक दवा 15 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल बनाकर पशु के शरीर के प्रभावित अंगों पर उसका पोंछा लगाना चाहिए एवं माह में एक बार स्प्रे अवश्य कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दवा का स्प्रे पशु के बांधने के स्थान या खूंटे के आसपास भी करना चाहिए, जिससे वहां के उपस्थित बाह्य परजीवियों के अंडे, लार्वा आदि नष्ट हो जाएं। इसी तरह से एंडोपैरासाइट हैं, जो अंदर आंतों में जो पैरासाइट पाए जाते हैं, जो वर्म्स पाए जाते हैं, जिनको कीड़े कहते हैं अपने। इस गर्मी के मौसम में ये भी जो है वो बहुतायत हो जाते हैं। ये खाने पीने से, गंदा पानी पिलाने से, गंदे पानी के अंदर इनके जो है अंडे पाए जाते हैं। गंदा पानी अगर पशु ने पी लिया, वो अंदर जा करके बड़ा हो जाता है पैरासाइट, और फिर वो अंदर ही अंडे देना शुरू कर देता है और आगे मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। पशुपालक भाइयों, गाय भैंस के छोटे बच्चों में अधिकांश मृत्यु पेट के अंतः परजीवियों के कारण होती है, जिसमें गोलकृमि, लीवर फ्लूक, फीताकृमि, अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं। इन अंतः परजीवियों की रोकथाम हेतु पशुओं को एक बार बरसात से पूर्व तथा दूसरी बार बरसात के पश्चात अंतः परजीवी नाशक दवा अवश्य पिलाएं, जिसमें एल्बेंडाजॉल 30 मिलीलीटर की एक वायल आती है। यदि गाय या भैंस के बच्चे 1 माह की आयु तक की अवस्था तक हैं, तो उन्हें एल्बेंडाजॉल सिरप की आधी वायल अर्थात 15 मिलीलीटर मात्रा एक बार में उस बच्चे को पिला सकते हैं। और यदि बच्चों की उम्र 1 माह से ऊपर है तो उन्हें 30 मिलीलीटर एल्बेंडाजॉल की सिरप पिलाएं। बड़े पशुओं में 3 ग्राम की एक बोलस एक वयस्क पशु को देना उचित रहता है। वैसे ये दवाइयाँ पशु के शरीर भार के अनुसार पशु चिकित्सक की सलाह से देना उचित रहता है। कोशिश करें कि एल्बेंडाजोल जो है वो प्रेग्नेंट जानवर को ना पिलाएं। तो प्रेग्नेंट अगर जानवर है, ब्याने वाला जानवर है, उसको फेनबेंडाजोल जो है वो विशेष तौर से दें। ऐसा नहीं हो कि कई बार गाभन पशु को एल्बेंडाजोल दे दिया जाए तो कुछ चांसेज रहते हैं कि हो सकता है वो अबॉर्ट कर दे। तो इसलिए ये विशेष आप जो है वो ध्यान रखें और अपने पशुओं को समय समय पर एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट से बचाएं, ताकि जो आप लाभ लेना चाहते हैं वो पशु से लाभ आपको मिल सके। बाह्य एवं अंतः परजीवियों से पशुओं को बचाने हेतु पशुपालकों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु के बैठने के स्थान, दुग्धशाला व बाड़े की नियमित रूप से साफ सफाई करते रहें। गर्मी के मौसम में पशुओं को पानी की उपलब्धता होने पर नहलाएं व पशु शरीर पर प्रतिदिन खुरहरा करें। इसके अतिरिक्त पशुओं को गंदे तालाबों, गड्ढों इत्यादि में भरा हुआ पानी न पीने दें तथा स्वच्छ पानी पिलाएं। पशुपालक भाइयों, इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने पशुओं को इन अंतः व बाह्य परजीवियों से बचा सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर बिहार एवं झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कृषि भौतिकी मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं कृषि मौसम परामर्शी सेवा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा
भेजे गए मौसम रिपोर्ट के आधार पर बिहार तथा झारखंड के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सर्वप्रथम बात करते हैं समस्तीपुर तथा आसपास के किसान भाइयों के लिए। गेहूं की कटनी सावधानी से करें, काटे हुए फसलों को खेत में ज्यादा देर तक नहीं छोड़े। आम और लीची के वृक्षों में फल लग गए हैं, अतः फलों को झड़ने से बचाने हेतु बगीचे में सिंचाई 15-15 दिनों के अंतराल पर करते रहें। साथ ही साथ एक कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोपिड का 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें, इससे फल झड़ने से बच जाएंगे। खीरा वर्गीय फसलों में आवश्यकतानुसार निकायगुड़ा सिंचाई करें। चूंडिल फफूंद नामक बीमारी से बचाव के लिए 0.06% कैराथिन नामक दवा का छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई सिंचाई करें। 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर डालें। यूरिया फसल की पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान दें कि यूरिया का व्यवहार करते समय जमीन में नमी बनी रहे। गर्मा वाली सब्जियों में हल्की सिंचाई शाम के समय प्रत्येक सप्ताह के अंतराल पर करें। अब आई बात करते रांची तथा आसपास के किसान भाइयों के लिए। गर्मा धान के लिए खेतों में जल जमाव बना रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा समय से रोपे गए धान में रोपा के 40 से 45 दिनों के बाद यूरिया का दूसरा बुरकाव करें। अधिकांश किसान भाई गेहूं की कटाई कर चुके हैं। काटे गए फसलों की जल्द से जल्द थ्रेशिंग कर भंडारण करें। जो किसान भाई अभी तक गेहूं की कटाई नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द इसकी कटाई का कार्य करें, अन्यथा दाने खेत में ही झड़ने लगेंगे। फसल काटते समय किसान भाई लूज स्मट रोग से ग्रसित पौधे जिसमें बालियां काली हो जाती है के बालियों को पॉलीथीन के थैले से ढककर तोड़ ले तथा किसी गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। रोगी बालियों को काटते समय यह ध्यान रखें कि उसका चूर्ण जमीन पर नहीं गिरे। यह प्रक्रिया उन किसान भाइयों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो इस फसल को अगले वर्ष बीज के रूप में व्यवहार करना चाहते हैं। जो किसान भाई पहले ही फसल को काट चुके हैं वे काटे गए फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेशिंग का कार्य करें। साथ ही साथ अनाज भंडारण से पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा ले। गर्मा मूंग के अंतर्गत अगर मिट्टी में नमी की कमी दिखाई दे तो एक हल्की सिंचाई करें। सिंचाई से पहले निराई गुड़ाई अवश्य कर ले ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बनी रहे। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो और वे इस समय ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे फूलगोभी, बंधा गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि की खेती करना चाहते हैं वे इसकी बुआई अथवा रोपाई करें। जिन किसान भाइयों के पास टमाटर की फसल समाप्ति पर है वे इसे हटाकर भिंडी की खेती करें। बैगन एवं भिंडी के फसल में फल छेदक कीटों एवं फूलगोभी एवं पत्ता गोभी में गोभी का पतंगा कीटों के बचाव के लिए जैविक कीटनाशी बैसिलस थोरेंजेसिस दवा का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद छिड़काव करें। गत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीटों का आक्रमण हो रहा है। इससे बचाव के लिए नीम से बनी कीटनाशी दवा का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहे। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों पर प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। आम एवं लीची के छोटे छोटे फलों को पाउडरी मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए सेल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में विभिन्न पालतू पशुओं को गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवर के घर के खिड़की को दिन में जूट के बोरे से ढक दे तथा इन बोरों को पानी से भिगोते रहें, जिससे ठंडी हवा का प्रवेश अंदर हो सके तथा जानवरों को राहत मिलता रहे। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पानी को पीने को दें। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है ग्राम खजौली, जिला मधुबनी के रामबाबू यादव जी ने अपने अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम समय बताया कि आप गेहूं की कटाई में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न यंत्र एवं इसकी कार्य क्षमता पर जानकारी चाहते हैं। तो रामबाबू जी, आपकी जानकारी तो प्रस्तुत है, कार्यक्रम का यह अंश। तो सर्वप्रथम आइए बात करते हैं रीपर की। तो यह एक ऐसा यंत्र है जिससे केवल कटाई करके खेत में गिरा दिया जाता है। इसके उपरांत के सभी कार्य मजदूरों द्वारा करवाने पड़ते हैं। रीपर के 2 तरह के मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं, एक मानव चालित रीपर तथा दूसरे शक्ति चालित रीपर। शक्ति चालित रीपर लगभग 30 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्रफल की कटाई करते हैं। रीपर से कटाई करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है।
और प्रति एकड़ कटाई की लागत लगभग 250 रुपए आती है। यदि कटाई का यह कार्य मजदूरों से करवाते हैं तो समय अधिक लगने के साथ साथ लागत के रूप में प्रति एकड़ लगभग 1400 से 1500 रुपए का खर्च आता है। दूसरा यंत्र है रीपर बाइंडर कि ये कटाई करने के साथ साथ बंडलों की बंधाई भी साथ में करता जाता है और इस यंत्र से कटाई करने में लगभग 1 घंटे समय लगता है और प्रति एकड़ कटाई की लागत लगभग 250 रुपए आती है। जबकि यदि मजदूरों से कटाई एवं बंधाई का कार्य करवाते हैं तो प्रति एकड़ लगभग 1400 से 1500 रुपए का व्यय इसमें भी आता है। आप इन यंत्रों को प्राप्त करने एवं इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानने के लिए अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। यदि रीपर एवं रीपर बाइंडर की कुल कीमत की बात करें तो रीपर की कुल कीमत 1,25,000 रुपए और रीपर बाइंडर की कीमत लगभग 2,85,000 रुपए होती है। कटाई के बाद आप गहाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के गहाई यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी थ्रेसर आ चुके हैं जो प्रति घंटे 12 से 15 क्विंटल या इससे भी अधिक अनाज निकालते हैं, जो कि 35 से लेकर 65 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर से चलाए जा सकते हैं। और इस प्रकार के थ्रेसर की कीमत 50 से लेकर 80,000 रुपए के बीच में है। अब यदि बात करें थ्रेशर के प्रयोग की तो आप इसका प्रयोग करने से पूर्व इसकी उचित देखरेख अवश्य कर लें, क्योंकि इस यंत्र का प्रयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार ही होता है। प्रयोग करने के पूर्व ग्रीसिंग, कल पुर्जे की सेटिंग इत्यादि पर अवश्य ध्यान दें, ताकि गहाई के कार्य के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों, गेहूं एवं जौ की गहाई के अन्य यंत्रों की बात करें तो आज के समय में कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। इस यंत्र के प्रयोग से बहुत कम समय में कटाई और गहाई का कार्य एक साथ हो जाता है। परंतु किसान भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग बड़े आकार के क्षेत्रफल पर किया जाता है, क्योंकि छोटे खेतों में इस कंबाइन मशीन के द्वारा कटाई करना संभव नहीं होता। अतः इस मशीन का प्रयोग बड़े किसानों के द्वारा ही किया जाता है। किसान भाइयों, जहां तक बात करते हैं इसकी कीमत की, तो कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण अपने प्रदेश में अधिकांश किसान भाई इसका प्रयोग किराए पर लेकर करते हैं, जिसमें कि प्रति एकड़ लगभग 800 से 1,000 रुपए का खर्च आता है। परंतु इसमें कटाई एवं गहाई का कार्य एक साथ हो जाने से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। परंतु किसान भाइयों, इस यंत्र के प्रयोग में एक सबसे बड़ी हानि होती है, वह है कि इस यंत्र का प्रयोग करने से गेहूं का ठूंठ खेतों में ही रह जाता है, अर्थात भूसा प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु किसान भाइयों, कंबाइन से कटाई के उपरांत आजकल ऐसे थ्रेशर उपलब्ध हैं जो कि कटाई उपरांत बचे डंठलों से भूसा निकाल लेते हैं। किसान भाइयों, कटाई एवं गहाई के यंत्रों के साथ मुख्य रूप से ट्रैक्टर का उपयोग होता है। किसान भाइयों, गहाई के मुख्य यंत्र थ्रेशर को शक्ति प्रदान करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग बहुतायत से होता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप ट्रैक्टर की देखरेख पर अवश्य ध्यान दें। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप इन बताए गए यंत्रों एवं इनका प्रयोग सही ढंग से करते हैं तो आपको रबी की मुख्य फसल गेहूं और जौ से मिलने वाला लाभ और अधिक बढ़ जाएगा। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। CRI Pumps, pumping trust worldwide. का दूसरा आरोपी प्रदीप दरभंगा से गिरफ्तार, कोर्ट में होगी पेशी। 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया मुख्य आरोपी मनोज। शेखपुरा में पुलिसिया जुल्म पर भड़का आक्रोश, थाने पर लोगों का प्रदर्शन।
ईटीवी की खबर के बाद गिरफ्तार लोग रिहा। बिहार शरीफ कोर्ट के अधिकारी पर पति ने लगाया प्रताड़ना का आरोप, महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज। पति दूसरी